Hello, everybody. I'm Dr. Dayashankar Gautam, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Aloysius College, Jabalpur, मध्य प्रदेश। आज हम जिस सिंड्रोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राइसोमी 8 मोजेसिज्म। इसे वॉर्कनी सिंड्रोम भी कहते हैं। यह प्रेजेंटेशन ह्यूमन जेनेटिक डिसीज़ का चौथा भाग है। वॉर्कनी सिंड्रोम को हम स्लाइड में प्रदर्शित पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सिंड्रोम का नाम वॉर्कनी सिंड्रोम उसके डिस्कवरर डॉक्टर जोसेफ वॉर्कनी के नाम पर दिया गया है। डॉक्टर जोसेफ वॉर्कनी एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन थे जिन्होंने 1960 में इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया और इसके कारणों का पता लगाया। वॉर्कनी सिंड्रोम 2 या ट्राइसोमी 8 मोजेसिज्म एक विस्तृत रूप से अध्ययन की हुई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यदि 25,000 से 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उन बच्चों में से केवल एक बच्चे में ही इस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना होती है। किसी भी बच्चे में कंप्लीट ट्राइसोमी 8 नहीं पाई जा सकती, अर्थात अगर उस बच्चे की शरीर की पूरी कोशिकाओं की बात करें तो पूर्ण कोशिकाओं में ट्राइसोमी 8 की कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती है तो ऐसा एम्ब्रियो लीथल कंडीशन में होता है, अर्थात वह एम्ब्रियोनिक अवस्था में ही एबॉर्ट हो जाता है। और ऐसे बच्चे जिनमें वॉर्कनी सिंड्रोम 2 अर्थात ट्राइसोमी 8 मोजेसिज्म पाया जाता है, केवल वे ही कुछ समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। ट्राइसोमी 8 मोजेसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वेरी करते हैं और इसके वेरी करने का कारण समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। जैसे इस चित्र में अलग अलग रंग की टाइल्स उपस्थित हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में सामान्य कोशिकाओं के साथ असामान्य कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। अब ये असामान्य कोशिकाएं अर्थात ट्राइसोमी 8 कंटेन करने वाली, ट्राइसोमी 8 के साथ रहने वाली जो कोशिकाएं हैं वे किस स्थान पर पाई जाएंगी यह वेरी कर सकता है। तो इसके अनुसार इनके कैरेक्टर्स भी वेरी करते हैं। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे जो इनमें अधिकतर पाए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है इनका स्कल लंबा होता है, जिसे स्केफोसेफेली कहते हैं। इनका माथा बिल्कुल स्पष्ट होता है। इनकी आईज सामान्य आँखों की अपेक्षा थोड़ा दूर, दोनों आँखें दूर दूर स्थित होती हैं और इनकी आँखें काफ़ी अंदर घुसी हुई होती हैं। इनका नाक चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इनमें माइक्रोग्नेथिया भी पाया जा सकता है। माइक्रो माने सूक्ष्म, ग्नेथिया माने जबड़ा, अर्थात ऐसे बच्चों की जबड़े सूक्ष्म होंगे और ऐसे बच्चों में एजिनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। हमारे ब्रेन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं जिन्हें जोड़ने के लिए एक एरिया होता है। जब यह एरिया अगर पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है या इसका थोड़ा सा भाग अनुपस्थित होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है एजिनेसिस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। ऐसे बच्चों में जो पैलेट होगा, तालू होगा, वह क्लेफ्ट पैलेट होगा या फिर बहुत ज़्यादा आग अर्थात धनुषाकार होता है। इन बच्चों की गर्दन छोटी होती है और इनकी गर्दन में एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड्स पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों की छाती संकरी होती है। इनके शोल्डर और पेल्विस भी माल फॉर्म्ड होते हैं, अर्थात प्रॉपर तरीके से नहीं बने होते हैं। इनकी किडनी और ऐसे बच्चों में किडनी और हृदय रोग की संभावना अधिक होती है। इनमें कॉम्प्टोडक्टाइली पाई जाती है। अब ये कॉम्प्टोडक्टाइली का मतलब होता है कि अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो सामान्य व्यक्ति अपनी उंगलियों को सीधा करके रख सकता है, लेकिन इन बच्चों में एक उंगली ऐसी होती है जो बेंट होती है और ये इस बेंट उंगली को चाहकर भी सीधा नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति को कॉम्प्टोडक्टाइली कहा जाता है। इनके जॉइंट्स बहुत कड़े होते हैं।
इनमें नी कैप अर्थात घुटने में पाए जाने वाला कैप या तो मालफॉर्म्ड होगा या एब्सेंट होता है। इनमें स्कोलियोसिस की कंडीशन पाई जाती है। अब स्कोलियोसिस क्या होती है? नॉर्मली सामान्य व्यक्ति में स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है, लेकिन इनमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी वर्टिब्रल कॉलम सीधे होने की जगह थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड हो जाती है ऐसी। इस अवस्था को स्कोलियोसिस कहा जाता है। इन बच्चों की आंखों में एबनॉर्मलिटी भी पाई जाती है। ये रेफरेंसेस हैं जिनका उपयोग इस प्रेजेंटेशन को बनाने में किया गया है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।